क्या आप लोगों को ये पीपीटी दिख रही है? नहीं सर। हाँ सर। हाँ सर, अभी दिखाई देने लगी है। यस यस। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सबसे पहले आज का जो हमारा उद्देश्य है ये जानने के लिए कि हम भारतीय प्रतिभूति बाजार के बारे में एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसके बारे में मैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की तरफ से नवीन सक्सेना आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की परिचर्चा में, आज के उद्बोधन में। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को हम लोग देख लेते हैं। ये जो भी हम लोग आज बात करेंगे ये केवल एक जानकारी के लिए तौर पे ही दिया जा रहा है जो बातचीत हो रही है, और उसका किसी तरीके के और किसी तरीके के काम में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, और केवल एक जानकारी और एक एजुकेशन के लिए ही यूज़ हो रही है। और जो भी मैटर होता है किसी भी और तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और जो भी सेबी या स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पे एनएससी हैं, डिपॉजिटरीज में एनएसडीएल हैं, और किसी भी तरीके की हम लोग जिम्मेदारी नहीं ले सकेंगे अगर कोई इस तरीके का मटेरियल कहीं भी यूज करता है। और इसके अलावा अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो उसके लिए भी हम कुछ भी नहीं, मतलब ये त्रुटि जो होगी वो टेक्निकल एरर मानी जाए। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड के बारे में हम लोग तो कुछ ना कुछ जानते हैं, क्योंकि हम लोग अगर सिक्योरिटी मार्केट के बारे में कभी जुड़े हैं या हम लोग न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते हैं तो जरूर हम जानते हैं कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, एज ए संस्था क्या है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे थोड़ी सी ज़्यादा। आगे बढ़ते हुए हम लोग अपने प्रेजेंटेशन में मैं बात करूंगा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसमें हमारे MIIs यानी कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन जैसे कि एक्सचेंजेस हो गए या डिपॉजिटरीज हो गए, कंपनियां जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं एक्सचेंजेस पे, और निवेशक जो है मार्केट के अंदर, उनके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। इसके अलावा दो तरीके के मार्केट, इसी मार्केट को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी जो है वो हमारा जो मार्केट है, जो पहली बार मार्केट के अंदर यानी कि प्रतिभूति बाजार में आप आते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। जब आप आ चुके होते हैं तो जो भी हमारा मार्केट के अंदर या खरीदते बेचते हैं वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। उसकी भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, और उसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि कैसे हम लोग शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, और उसको खरीदने बेचने में हम लोग को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एज ए शेयर होल्डर, एज ए एक शेयर खरीदे हुए हम लोग या एक मालिक, छोटा सा जितना भी मालिकाना हक है हमारा शेयर जितना, उसके लिए हमारे क्या हमारे राइट्स हैं, क्या हमारे पास हमारे पास पावर्स हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम म्यूचुअल फंड्स के रूप में जो व्हीकल है निवेश करने के लिए, म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ये देखना चाहेंगे कि क्या चीजें हम लोग को करनी चाहिए मार्केट में अगर खरीदना बेचना चाहते हैं प्रतिभूति बाजार में, या नहीं करनी चाहिए, दोनों चीजों के बारे में देखेंगे। फाइनली हम लोग इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिड्रेसल जो है सेबी का, उसके बारे में जानेंगे कि कैसे कोई भी अगर हमारे पास अगर शिकायत हो जाती है, ग्रीवेंस होती है, तो उसके लिए हम सेबी के पास कैसे जा सकते हैं, या किसी मार्केट से जुड़े हुए इंटरमीडियरी के पास में कैसे जा सकते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा सेबी की जो इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क है उसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नवीन सर, मेरा एक सबसे पहले हम सेबी के बारे में जब बात कर रहे हैं तो सेबी का जो मैंडेट है, सेबी का जो उद्देश्य है, वो पहला ये उद्देश्य है कि जब से सेबी बना है 1988 में सेबी का स्थापना हुआ था एज ए रेगुलेटरी बॉडी। उसके बाद सेबी को पावर्स जो मिली थी, शक्ति जो मिली थी, वो 1992 में मिली थी, सेबी एक्ट 1992 के द्वारा। नवीन सर, पावर का जो सेबी का यूज है, इन पावर्स का जो लगातार बढ़ती रही है 92 से लेकर के आज तक, उनका जो मेन तीन तरीके से हमारा जो उद्देश्य है उनकी पूर्ति के लिए पावर का इस्तेमाल होता है। पहला है जो कि निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जो सिक्योरिटीज मार्केट प्रतिभूति बाजार में निवेशक हैं, उनके हितों का ध्यान रखना, उनके हितों की रक्षा करना, ये पहला हमारा उद्देश्य है सेबी का उद्देश्य। दूसरा है
रेगुलेशन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, सेबी एक्ट 1992 और डिपॉजिटरीज एक्ट उससे पहले जो था, डिपॉजिटरीज एक्ट जो हमारा 1992 के बाद में आया है। इसके अलावा हमारे पास SCRA दैट इज सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, जो कि सेबी के आने से पहले था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने के लिए था। इन सब एक्ट के द्वारा हम लोग मार्केट को जो रेगुलेट करते हैं, इनके अंडर में हम लोग के रेगुलेशंस हैं जो अलग अलग चीजों के लिए हम लोगों को रेगुलेट करना है या मार्केट को किस तरीके से चलाना है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और इन सब का इस्तेमाल करते हुए जो सेबी चेंजेस लाता है, छोटे मोटे हर दिन नित्य प्रति चेंजेस जो आते हैं, बदलाव आते हैं जरूरी, उनके लिए सेबी सर्कुलर्स वगैरह इशू करता है, ताकि मार्केट में जो भी जरूरी चीजें हो, जो भी चेंजेस या बदलाव जरूरी हो, उनको ला सके। इस तरीके से सेबी मार्केट का रेगुलेशन करता है, प्रतिभूति बाजार का रेगुलेशन करता है। इसके अलावा सेबी प्रमोट करता है सिक्योरिटीज मार्केट यानी कि प्रतिभूति बाजार को कई सारे तरीके से। हर दिन आप लोग अगर अखबार पढ़ते हैं तो आप देखते हो कि सेबी नए नए प्रोडक्ट्स वगैरह लेकर के आता है, सेबी नए तरीके के इंटरमीडियरीज को रजिस्टर कर लेता है, और भी सेबी रेगुलेशंस में भी कई सारे तरीके के बदलाव ला करके, चेंजेस ला करके सेबी मार्केट को डेवलप करता है, ताकि सेबी जो मार्केट जो है वो बड़ा हो जाए, मार्केट जो है डीपर हो जाए। इस तरीके के बहुत सारे बदलाव ला करके सेबी इस वाले जो उद्देश्य का भी पूर्ति करता है। हमारे इन तीनों उद्देश्यों के लिए सेबी बहुत सारे स्टेप्स लेता है, और यही हमारे लिए मेन उद्देश्य है सेबी के। सेबी ने बहुत सारे काम किए हैं आज तक। अगर हम बात करते हैं, अगर हम इन तीनों तरीके से इन्हीं तीन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, मार्केट डिजाइन एंड रेगुलेशन किया हुआ है। मार्केट डिजाइन रेगुलेशन जो है, अगर उसको देखेंगे इंप्रूव करने में, जो पहले मार्केट था और आज जो मार्केट है, आज जो हमारा बाजार है, बहुत बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले जो मार्केट था अगर हम देखेंगे तो सब सिक्योरिटीज भी ट्रेड होती थी, फिजिकली ट्रेड होती थी, कागज रूप में ट्रेड होती थी। आज जो ट्रेड होती है और वो ट्रेड होती है आपकी डीमैट रूप में, यानी कि नंबर रूप में ट्रेड होती है। उसके लिए बहुत बड़ा चेंज था। इसके अलावा भी आज के दिन में जो सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही है, और उसके लिए भी अगर हम देखेंगे तो सबके पास आसानी से ट्रेड होने के लिए हमारे पास आ गया मोबाइल वगैरह आ गया है। उसके लिए आप मोबाइल का भी यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का भी यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी जरूरी बदलाव हुए रेगुलेशंस में, वो भी किए गए हैं लगातार। इसके अलावा मार्केट में एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी में भी बहुत सारे बदलाव लाए गए। सेबी ने बहुत सारे बदलाव लाए हैं। इनके बारे में अगर हम जानेंगे, जैसे मार्केट को ट्रांसपेरेंट होना और एफिशिएंट होना, जितना ट्रांसपेरेंट मार्केट होगा उतना एफिशिएंट होगा, क्योंकि जो भी प्राइस हो रही है वहां पे सिक्योरिटीज की, जो भी ट्रेड होती है कंपनियों के शेयर में, अगर वो मार्केट उसकी जो कंपनियों के बारे में जो भी जानकारी है जल्दी से जल्दी मार्केट के अंदर आ जाएगी, तो मार्केट एफिशिएंट हो जाता है। और जितना ज्यादा और प्रॉपर कुछ कंप्लीट आ जाएगा, वो ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। तो इसके लिए भी सेबी ने बहुत सारे स्टेप्स लगातार लिए हैं। इसके अलावा जो है, सेबी ने अपने जो नए नए प्रोडक्ट हैं जो मार्केट को डीप कर देते हैं, जैसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं या और कोई भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स सभी ने लाए हैं नए नए, इनसे भी सेबी ने मार्केट को और अच्छी तरीके से बढ़ावा दिया है। नाउ सेबी के बारे में अगर एक स्ट्रक्चर के रूप में बात करेंगे, तो सेबी जो नियामक है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर अपना रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मेन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं, उनके ऊपर सेबी नियामक के तौर पे काम करता है। डिपॉजिटरीज जैसे NSDL है, CDSL है, इनके ऊपर भी सेबी नियामक के रूप में काम करता है। इन डिपॉजिटरीज के अंडर भी सेबी एज ए एजेंट जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स काफी सारे जुड़े रहते हैं, वो डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स भी वो भी काम करते हैं। इसके अलावा जो कंपनीज हैं, कंपनीज केवल लिस्टेड कंपनीज ही सेबी के दायरे में आती हैं। बहुत सारी कंपनियां हो सकती है, लेकिन केवल लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड यानी कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाकर के लिस्ट होती हैं और उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं, वही कंपनियां सेबी के दायरे में आती हैं। इसके अलावा कई सारे इंटरमीडियरीज यानी कि जो बीच में निवेशक के बीच में और मार्केट के बीच में आसान करते हैं मार्केट में ट्रेड करना, खरीदना बेचना या निवेश करना, उनके लिए इंटरमीडियरी में मर्चेंट बैंकर्स हो गए,
रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स हो गए, ब्रोकर्स हो गए, ये सारे बीच में आते हैं जो कि निवेश करना आसान बना देते हैं निवेशक के लिए मार्केट में आने के। ना अगर हम बात करते हैं, अगर हम मार्केट में आना चाहते हैं तो हमारे पास क्या चीजें जरूरी होनी चाहिए। सबसे पहला तो हमारे पास एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, और उसके अलावा अगर हम सिर्फ बैंक अकाउंट होगा और हम सिर्फ मार्केट में शेयर खरीद के रहना चाहते हैं, ट्रेड नहीं करना चाहते, बेचना नहीं चाहते, केवल एक निवेशक के रूप में रहना चाहते हैं, तो एक डीमैट अकाउंट हम खुलवा सकते हैं, जो कि हमें पास डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास जाकर हमें खुलवाना पड़ेगा, जहां पे आपके शेयर्स, जैसे कि आपके रुपए आपके बैंक अकाउंट में रहते हैं, वैसे ही आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं। इसके लिए अगर आप खरीदना बेचना चाहते हैं, मार्केट के अंदर किसी को बेचना खरीदना चाहते हैं, तो आपको एक ब्रोकर की आवश्यकता होती है। उसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि आपको खरीदने बेचने में आपको सहायता करता है। इसके लिए अगर आप जैसे अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आपको जरूरी पड़ेगा आपके पास एक पैन होना चाहिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए, जैसे मैंने बताया बैंक अकाउंट होना चाहिए, और प्रूफ ऑफ एड्रेस होना चाहिए। उसमें जो भी आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस कई सारे आपको पता चलेंगे, आधार कार्ड है या वोटर आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब का आप इस्तेमाल करके अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस दे सकते हैं, और इन सब की सहायता से आप अपना डीमैट अकाउंट या जरूरी हो तो ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। लेकिन आधार कार्ड आपके लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है। आज के दिन में अगर हम देखते हैं तो मार्केट में बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले हैं। आप लोग देख ही रहे हैं कि कुछ ही समय में, जो कि बहुत पहले 10-10 सालों में अकाउंट खुलते थे, वो 2-2.5 सालों में उतने ही डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। और मार्केट में जितने सारे डीमैट अकाउंट खुलने से लोगों ने काफी सारे नए नए निवेशकों का भी आना हुआ है प्रतिभूति बाजार में, जिससे कि मार्केट का वॉल्यूम, रिटेल वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं, मार्केट को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो सबसे पहली बार में आपको जाने के लिए आपको पड़ता है। पहली बार अगर आप प्रतिभूति बाजार में जाना चाहते हैं तो उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट में आप किस तरीके से जा सकते हैं पहली बार, उसके लिए आपको कभी कंपनी इश्यू निकालती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। तब उस आईपीओ में अगर आप लोग अगर शेयर्स खरीद लेते हैं, आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं नई कंपनी द्वारा, जो कि पहली बार जाकर के लिस्ट होने जा रही है किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, तो उसको वो शेयर्स लेकर के आप प्राइमरी मार्केट में आप आ जाते हैं, वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस मार्केट को आप प्राइमरी मार्केट कह सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इंटरमीडियरीज की जरूरत पड़ती है, जिसकी सहायता से आप कर सकते हैं, वो मर्चेंट बैंकर्स हो जाते हैं या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हो जाते हैं। कंपनियां इस काम को इसलिए करती हैं क्योंकि वो लिस्ट होना चाहती हैं, पहली चीज, ताकि उनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंजेस पे आ जाते हैं, पारदर्शिता बढ़ जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाती है उनको। उसके अलावा उनको उनको देखने वाले लोग या निवेशक लोग बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में हो जाते हैं उनके शेयर्स, बहुत सारे लोग उनके मालिक हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे या बड़े बड़े शेयर्स के अमाउंट ले करके। इस तरीके से उनका जो पैसा उठाने का जो पैसा इतने सारे लोगों से वो लेते हैं, पब्लिक से लेते हैं, जनता से, वो अपने पैसे को लेकर के वो अपने किसी भी काम उद्देश्य को, जिसके लिए भी वो पैसा उठा रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, उसके लिए वो इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो चीजें उनको, जो भी चीजें उनके पर्पस होते हैं, जिसके लिए भी वो पैसा लेना चाहते हैं, उसको उनको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में प्रॉपर तरीके से सेबी को बताना पड़ता है, उसको ऑफर डॉक्यूमेंट में बताते हैं। सेबी उसको देख करके उस ऑफर डॉक्यूमेंट पे उनसे जो भी जरूरी चीजें होती है पूछ करके, फिर फाइनली उस कंपनी को अलाउ करती है कि वो स्टॉक एक्सचेंजेस पे जाकर के लिस्ट हो जाते हैं और उनके शेयर्स ट्रेड हो जाते हैं, ट्रेड होने के लिए काबिल हो जाते हैं। जब ट्रेड होने के काबिल हो जाते हैं तो उसके बाद वो दूसरा मार्केट कहलाता है, जो कि सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। यहाँ पे जो ऑलरेडी कंपनी लिस्ट हो गई है, उसके शेयर्स इश्यू हो चुके हैं, लोगों के पास हैं, वो जाकर के बेचा खरीदा जाता है। इस मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। और इसके जो दाम है वो सप्लाई और डिमांड के फोर्सेस पे ही डिपेंड करता है। ज्यादा डिमांड होगी तो प्राइस जाएगी ऊपर, और सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी तो
सप्लाई प्राइस उसकी कीमत नीचे हो जाएगी। इसके लिए अगर आप सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं निवेशक बनने के बाद में, तो उसके लिए आपको फिर स्टॉक ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट दोनों की जरूरत पड़ती है। प्राइमरी मार्केट की अगर हम और बात करते हैं तो कई तरीके के इशू होते हैं, जैसे कि पब्लिक इशू में आईपीओ और एफपीओ होता है। आईपीओ यानी कि पहली बार कंपनी मार्केट में आकर के निवेशकों से पैसा ले रही है। उसके लिए उसके दो तरीके के आईपीओ में हम लोग कहते हैं, एक फ्रेश इशू, नए शेयर्स को कंपनी ने निकाले हैं, कंपनी ने नए शेयर्स को क्रिएट किया, बनाया है और वो लोगों में दिए हैं। दूसरा ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में कंपनी के पास ऑलरेडी जो उनके शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास पहले से कुछ शेयर्स हैं, वो पहले कंपनी आकर के उनको बेच देती है, जो कि नए निवेशक आकर के उसको ले लेते हैं। इसके अलावा कंपनी जिसका आईपीओ आ चुका है, फिर से वो एफपीओ आ सकती है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जब वो नए शेयर्स, जैसे नए शेयर्स हैं वो इशू कर सकती है, या ऑफर फॉर शेयर, जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं, शेयर धारक हैं, वो लोग ऑफर फॉर सेल ले सकते हैं। इसके अलावा कंपनी बोनस इशू भी कर सकती है। कंपनी जो उनके पहले से जो शेयर होल्डर्स हैं, जो मालिक हैं, उन लोगों को भी किसी भी रेशियो से, जो भी उसका प्रॉफिट है उसके अंदर से या किसी भी और तरीके से उनको बोनस इशू दे सकती है, उनको एज ए प्रॉफिट या उनको एज ए गेन के रूप में बोनस इशू कर सकती है। इसके अलावा कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट भी कर सकती है, जिसमें प्रेफरेंशियल इशू, यानी कि कुछ ही लोगों को जिनको वो प्रेफर करेगी, उन लोगों को प्राइवेटली भी शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। इसके अलावा QIP होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, जब कंपनी अपने ये कुछ लोगों को, कुछ इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स या बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को वो शेयर्स को दे देती है। इस तरीके से ये इश्यूज कर सकती है कंपनी। इस तरीके के प्राइमरी मार्केट के इश्यूज हो सकते हैं। इन्वेस्टिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ये जरूरी है कि हमें अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, हमें अपना ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोगों ने कर लिया बिना किसी भी जानकारी के, बिना किसी अपनी होमवर्क के, बिना किसी तरीके के अपने एनालिसिस के, तो वो ऐसे ही है जैसे कि हम लोग गाड़ी चला रहे हो और ध्यान नहीं रख रहे हो, आंखें बंद कर ली हो हमने हाईवे पे। इस तरीके का इसका कंपैरिजन करा जा सकता है। इन्वेस्टमेंट प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पैसा लगा दिया है, हमने कुछ खरीद लिया है और उसके बाद हम सोचे कि हमने क्या लगाया है। पहले से ही, जब उसके पहले लगाने से पहले ही हमें बहुत कुछ सोच लेना चाहिए कि हम अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या उसमें जोखिम है, क्या रिस्क बनता है, जो हम लगा देंगे कितना लगा सकते हैं, ये सब चीजें, हमारा जोखिम लेने का क्षमता कितना है, इन सब चीजों का ध्यान देख करके ही पहले से ही हम लोगों को निवेश करना चाहिए। और अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस पहले से, अगर उसका जो भी डिटेल होता है, अगर नई प्राइमरी मार्केट में हम लोग शेयर लगा रहे हैं तो उसका जो DRHP होता है, वो हमारे वेबसाइट्स पे होता है, सेबी की वेबसाइट पे भी होता है, कंपनी की वेबसाइट्स पे भी होता है, न्यूज़पेपर में भी आता है, उसके अलावा उनके मर्चेंट बैंकर की वेबसाइट्स पे भी होता है। उसको जाकर के पढ़ लेने से, अच्छी तरीके से कम उसके रिस्क फैक्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लेने से, और उसके जो समरी होती है वो पढ़ लेने से काफी हद तक उसके बारे में पता चल जाता है। ये जान लेना कि उसकी परफॉर्मेंस जितने सालों की भी दी हुई है वो कितनी कैसी रही है। उसके अलावा उसके जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, वो कैसा मैनेजमेंट है, वो भी ध्यान से देख लेना चाहिए। उसका बिजनेस कैसा है, क्या बिजनेस करती है कंपनी, इन सब चीजों के बारे में जान लेने से आपका अच्छा एक समझ आ जाती है उस कंपनी के शेयरों में लगाने के लिए। फिर उसके अलावा सेकेंडरी मार्केट में अगर हम लगा रहे हैं तो फिर से यही चीजें, अगर हम देख रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स को, तो उसके बारे में ये सब चीजों को भी देख लेना चाहिए कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा परफॉर्म कर रही है, कैसे सेक्टर में है, कैसी इंडस्ट्री में है, उसका मैनेजमेंट कैसा है, उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसा है, किस तरीके से मैनेजमेंट हो रहा है वगैरह, जो भी उसके बारे में न्यूज आ रही है वो सब न्यूज उसको देनी पड़ती है। उसकी सारी जानकारियां उसको एक्सचेंज के थ्रू देनी पड़ती है। तो इससे आपका जो निवेश आप कर रहे हैं वो, आप लोगों को निवेश करने से पहले आप लोग जागरूक निवेशक हो जाएंगे और आप उस कंपनी को अच्छी तरीके से देख करके निवेश करेंगे और आगे आपको उसमें अच्छे रिटर्न्स हो सकते हैं। क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए आप लोगों को अगर निवेश करना चाह रहे हैं कि कंपनी का क्या रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी क्या प्रॉफिट कर रही है, क्या अपने डेट को, कर्जे को
दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, डिफॉल्ट कर रही है, या कंपनी अपने आसपास उसके जैसी कंपनियों के बीच में कैसा काम कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस उनके बीच में कैसी चल रही है। अगर हम लोग इशू की बात करते हैं, पब्लिक इशू की, तो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी हम जान लेते हैं। सेबी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था एस्बा के रूप में। एस्बा क्या होता है? एस्बा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय लॉकडाउन। इसमें क्या होता है, आपका पैसा जो है वो बैंक में ही रह जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जितने भी शेयर्स आपको आपने अप्लाई कर दिए हैं, और अगर आपको वो शेयर्स नहीं मिलते हैं तो पैसा रिलीज हो जाता है आपके अकाउंट में। अगर जितने भी शेयर्स मिलते हैं उतना पैसा आपका प्रोपोर्शनेटली कट करके चला जाता है, और बाकी का पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होती है एस्बा से आप लोगों को अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा नया सर्विस ये है यूपीआई इन एस्बा। यूपीआई जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो कि 2 लाख रुपए तक के निवेशक हैं उन तक के लिए है। उनको यूपीआई फैसिलिटी स्पॉन्सर्स बैंक देते हैं, जिससे कि बहुत तेजी से आपको अलॉटमेंट और पैसे आप दे सकते हैं, अलॉटमेंट भी हो जाता है और उसके बिना पे आप पैसा दे सकते हैं। 3-in-1 अकाउंट्स क्या है, जहाँ पे तीनों अकाउंट होते हैं, डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। तो अगर आईपीओ में अगर आपके तीनों अकाउंट्स हैं, आप तीनों अकाउंट चाहते हैं, तो वो आप अगर एक ही किसी इंटरमीडिएटरी के पास तीनों अकाउंट है, वो बैंक भी है, बैंक अकाउंट दे सकता है, वो डीमैट अकाउंट भी दे सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट दे सकता है। उस तरीके से भी आप तीनों चीजों को कनेक्ट करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक इशू में। इसके अलावा दोनों मोड्स हैं, ऑफलाइन मोड भी है, ऑनलाइन मोड भी है। यानी कि आप लोग फॉर्म भी भर सकते हैं, पेपर के रूप में भी आप अपने फॉर्म को भर करके दे सकते हैं अपने इंटरमीडिएटरीज को। उसके अलावा आप ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर पे भी बैठ करके अपने फॉर्म को भर सकते हैं, और उसको पढ़ करके आप जो भी है उसकी डिटेल्स को भर करके सबमिट कर सकते हैं। और उसके बाद अपने अगर डीमैट अकाउंट वगैरह नहीं ओपन है तो वो भी आप पहले ओपन करना पड़ेगा, और वो सब चीजें आपको फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करके आप अपना ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। मार्केट के अंदर पहली बार भी आ सकते हैं और फिर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अब शेयर होल्डर अगर आप किसी कंपनी के हैं तो आपके कुछ हक हैं, आपके कुछ राइट्स हैं। वो क्या है? क्योंकि आप एक मालिकाना हक रखते हैं कंपनी के ऊपर, जितना भी आप शेयर्स रखते हैं उसके हिसाब से, तो आपका ये हक बन जाता है, राइट्स है कि आपको उसके बेनिफिट मिलने चाहिए। एक बेनिफिट है उसका डिविडेंड, अगर कंपनी का कभी इशू होता है तो वो आपको जब भी डिक्लेयर होता है तो मिलना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जब भी हर साल जब कंपनी निकालती है तो वो आप लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे भी आप लोगों को चाहा है, ईमेल पे चाहा है, या अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं फिजिकली भी, आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट जो है, कंपनी का स्टेटमेंट जो है वो भी आना चाहिए, कंपनी को देना पड़ता है हर साल। इसके अलावा जो भी उसके चेंजेस आ रहे हैं, कोई कंपनी का जो बदलाव आ रहे हैं, जो कंपनी को एक्सचेंजेस को बताना पड़ता है क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी है, वो सारे चेंजेस को वो आप देख सकते हैं एक्सचेंजेस की वेबसाइट्स पे भी। और उसके अलावा कोई नोटिस अगर है, जो कि मीटिंग्स के लिए नोटिस है, वो सबको शेयर होल्डर्स को जाता है, और शेयर होल्डर्स नोटिस के हिसाब से मीटिंग वगैरह में पार्ट लेते हैं। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के पास मीटिंग में आप लोगों का पार्ट करने का भी आपका राइट है। इसके अलावा आप कोई भी कंपनी बड़ा डिसीजन ले रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिसीजन जो ले रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शेयर होल्डर है, चाहे वो छोटे हो या बहुत बड़े शेयर होल्डर हो, उनके पास ये तरीका है कि वो डायरेक्टली वोट ना कर पाए तो भी ई वोटिंग कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग भी कर सकते हैं। पोस्टल बैलेट नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रॉनिकली भी आप कंप्यूटर के रूप में इलेक्ट्रॉनिकली भी आप अपना वोट दे सकते हैं, ताकि कंपनी जो स्टेप्स ले रही है वो आपके हितों में होते हैं। नाउ अगर हम आगे बढ़ते हैं, और क्या आपके पास राइट है, जैसे कि आप लोगों के पास ये राइट है, जब आप मीटिंग में जाते हैं तो आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो भी प्रश्न आपके पास है वो पूछ सकते हैं, जो भी आप, क्योंकि आप एक मालिक हैं, आप उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब जो एजेंडा है वो आप लोगों के सामने होता है, और उसके हिसाब से आप अपनी बातों को देख करके पढ़ करके आप उनसे पूछ सकते हैं। आप लोग कोई रेजोल्यूशन भी पास कर सकते हैं वहां पे अपनी तरफ से भी। इसके अलावा आप लोगों को बहुत बड़ा राइट है, आप लोगों का बहुत बड़ा हक है कि आप लोग वोट कर सकते हैं कंपनी की किसी प्रोसीडिंग्स में। कोई कंपनी अगर मर्जर करना चाह रही है, किसी तरह का अमेलगेमेशन हो रहा है, कोई चेंज हो रहा है, डायरेक्टर बदल रहा है,
या ऑडिटर बदल रहा है, इन तरीके के बड़े चेंजेस जो कंपनी के आगे फ्यूचर पे अफेक्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर भी अपना वोट दे सकते हैं। कंपनी की बुक्स भी आप देख सकते हैं, बुक्स और रिकॉर्ड्स को भी आपका हक है कि आप उस कंपनी की बुक्स और रिकॉर्ड्स को भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स के, वो सारे जो चेंजेस होने चाहिए, ट्रांसफर होने चाहिए, वो लॉ के द्वारा, जो सेबी द्वारा लिखित है, या अगर डिपॉजिटरी डीमैटेड फॉर्म में है तो वो डिपॉजिटरीज के बायलॉज के द्वारा है, उसी को फॉलो करते हुए कोई ट्रांसफर हो सकता है। या अगर आपकी कोई कंप्लेंट वगैरह आ जाती है किसी भी तरीके से कंपनी के अगेंस्ट में, तो वो आप कंपनी के सामने रख सकते हैं, कंपनी को भी दे सकते हैं, या आप अगर उनसे सेटिस्फाई नहीं होते हैं, या उसके अलावा भी आप कंपनी सेबी को भी अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं स्कोर्स के माध्यम से। सेबी ने कई सारे इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मेजर लिए हैं। सेबी ने निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनका हितों का ध्यान रखने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि ई केवाईसी जो है इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी। पहले जो क्लाइंट फॉर्म होता था, उसके लिए बड़े फॉर्म भरने पड़ते थे, और वो फॉर्म आपको अपनी फोटोज वगैरह लगा करके अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता था, और आपका इन पर्सन वेरिफिकेशन सामने होता था कैमरे से। उन सब चीजों को सुविधाजनक करने के लिए, आसान बनाने के लिए, क्योंकि इतना सारा जो हम लोग ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उस सब चीजों का यूज करते हुए हम लोग ऑनलाइन केवाईसी प्रोसेस को भी अलाउ कर दिया है। उसमें हम लोगों का आधार ऑथेंटिकेशन और ई साइन वगैरह की भी हम लोगों ने फैसिलिटी दे दी है, जिससे कि आप लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसका यूज करके भी आप ई केवाईसी कर सकते हैं। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी जो है, अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी, मतलब आपने उसको, जो ब्रोकर है या आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसको आपने एक पावर दे दी है, ताकि आपके बिहाफ पे वो जो भी आप काम नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको आगे करता है। जैसे जनरली ये जो पावर है अटॉर्नी जो है, वो जनरली इंटरनेट ट्रेडिंग फैसिलिटी जो क्लाइंट यूज करते हैं, उन्हीं के पास वही लोग देते हैं इस पावर ऑफ अटॉर्नी को अपने ब्रोकर्स वगैरह को। ये जरूरी नहीं है कि आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी ही देनी है ब्रोकर्स को, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी कभी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट। आप देना चाहें दीजिए, नहीं देना चाहें बिल्कुल मत दीजिए। और इसके लिए उसको करने के लिए उनको ये सहूलियत हो सकती है, ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए, आपको भी आसानी हो जाती है और उनको भी आसानी हो जाती है। लेकिन ये कभी भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट नहीं है। इसके अलावा प्लेज रिप्लेज वगैरह फ्रेमवर्क जो है, वो भी एक बहुत अच्छी बड़ी सहूलियत ले आया है सेबी, जिसमें क्या है कि अब आपका जो शेयर्स है आपके अकाउंट में, आपके डीमेट अकाउंट में रह जाएगा, और उसके अलावा अगर आप प्लेज करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर आप उसको मार्जिन के रूप में देना चाहते हैं, तो वो आपके अकाउंट में रह करके प्लेज हो जाएगा आपके ट्रेडिंग मेंबर के नाम पे, और फिर ट्रेडिंग मेंबर उसको फिर से रिप्लेस कर देगा क्लियरिंग मेंबर के नाम पे। तो आपका वही शेयर्स मार्जिन के रूप में भी आपके अकाउंट में रहते रहते ही सिक्योरिटीज आपको मार्जिन की फैसिलिटी भी मिल जाती है, जिससे आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा बीएसडी अकाउंट जो है, बीएसडी अकाउंट जो है, वो जनरली हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, यानी कि 2 लाख रुपए तक के निवेश जो कर रहे हैं, उनके निवेशकों के लिए है। ये डीमेट अकाउंट जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उनके लिए बहुत ही नो फ्रिल, लो कॉस्ट अकाउंट है। जस्ट लाइक आपके बैंक अकाउंट में भी ऐसे कई सारे अकाउंट्स होते हैं, उसमें आप लोगों को बहुत मिनिमल चार्जेस लग करके आपको जो सर्विस बेसिक चाहिए होती है डीमेट अकाउंट से, वो मिल जाती है। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा एक व्हीकल है जिसमें आप लोग अगर सीधे मार्केट में नहीं जाना चाहते, सीधे निवेश नहीं करना चाहते, तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप जा करके अपने पैसे निवेश कर सकते हैं। और इसके लिए एक टीम रहती है, वो जाकर के आप लोगों के पैसे निवेश करती है अलग अलग तरीके के अपने स्कीम्स में, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स, अलग अलग उद्देश्यों के साथ जो होते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जान लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड जो है, उसमें छोटे छोटे जो निवेश करने वाले बहुत सारे निवेशकों या इन्वेस्टर्स को लेकर के उनके पैसे को पूल करके एक जगह पे, फंड मैनेजर जो कि मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा जानकार हैं, वो उस पैसे को लेकर के सिक्योरिटीज में, अलग तरीके की सिक्योरिटीज यानी कि शेयर्स हो सकते हैं, और उसके अलावा आपके डेट हो सकते हैं, डेट प्रोडक्ट हो सकते हैं,
वो और भी तरीके के एसेट्स हो सकते हैं, उन सब में वो पैसे को लगा देते हैं। उसको जो भी पैसा वो लगाते हैं उस स्कीम की एक ऑब्जेक्टिव होती है, एक उद्देश्य होता है जो आपको पहले से बताना पड़ता है उन्हें। उसको देखते हुए, अपने रिस्क को जानते हुए आप उसमें पैसा लगा देते हैं। फिर उससे जो रिटर्न आता है वो बांट दिया जाता है, रिटर्न्स को वापस निवेशकों के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है उसके एनएवी के रूप में। एनएवी जो बढ़ता है वो आप लोगों को एक रिटर्न के रूप में मिलता है। अभी म्यूचुअल फंड हम क्यों जाना चाहिए? अगर हम निवेशक हैं, सीधे हम मार्केट में एक हमारा डाइवर्सिफिकेशन चाहिए हो, हम सीधे एक सिक्योरिटी में यानी कि एक शेयर एक कंपनी के शेयर में नहीं लगाना चाहते, लेकिन हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड की स्कीम अपने जो भी ऑब्जेक्टिव है उसमें वो डाइवर्सिफाई कर सकती है। यानी कि वो जब लगा रही है तो हो सकता है कुछ हिस्सा उसका इक्विटी में जा रहा है, कुछ हिस्सा उसका डेट में जा रहा है, कुछ हिस्सा उसका और चीजों में जा रहा है, और कुछ दूसरे एसेट क्लासेस में जा रहा होगा। तो वो जिस हिसाब से उसको डिवाइड करती है उसके हिसाब से आपका रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप स्कीम डिवाइड कर सकते, देख सकते हैं कि ये स्कीम लेनी चाहिए। और जिस तरीके से वो निवेश करती है इतने सारे निवेशकों का पैसा लेकर के, उससे एक डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है जिससे कि रिस्क कम हो जाता है। डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत बड़ा फायदा होता है। उसके अलावा कन्वीनियंस है कि भाई एक आपने फंड मैनेजर रख लिया है, वो नॉलेजेबल है, वो आपकी तरफ से वो निवेश कर देता है। आप लोगों को इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर जाना चाहते हैं तो वो आप उनके एक स्कीम के हिसाब से आप देख लेंगे, वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपका पैसा लगाया जा सकता है। एक रिटर्न पोटेंशियल भी बहुत होता है, क्योंकि जो निवेश करने वाले फंड मैनेजर्स हैं वो लोग भी यदि उसको देखते रहते हैं कि कैसा रिटर्न आ रहा है, आप लोगों के पास भी जानकारी आती है, आप भी उसको देखते रह सकते हैं कि कैसा निवेश हमने किया है, कैसा रिटर्न आ रहा है। इसके अलावा एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। अगर किसी तरीके की आपने लिक्विड स्कीम्स में पैसा लगाया है कुछ हद तक, तो आप लोगों को उसमें आसानी से लिक्विडिटी मिल जाती है जब भी चाहेंगे। टैक्स के भी एडवांटेज मिल जाते हैं, जैसे क्लोज एंडेड फंड्स होते हैं, उसमें आप लोग अगर जब चाहेंगे, उसमें गवर्नमेंट भी अपनी नई तरीके की टैक्स स्कीम्स निकालती है कि ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स में आपको एटीसी वगैरह में टैक्स एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, ओवरऑल मैनेजमेंट भी प्रोफेशनल है और फंड मैनेजर भी नॉलेजेबल है और इसी काम के अंदर फोकस्ड है। इसमें कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हैं इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में सेबी ने लिए हैं। इसमें कई तरीके की स्कीम्स होती हैं, जैसे इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड स्कीम्स है, अलग अलग तरीके की स्कीम्स इसलिए आया है सेबी, ताकि जो निवेशक है वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, जैसे कि अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाला है तो वो ऐसी स्कीम में लेगा जिसमें रिस्कोमीटर जहां पर रेड दिखा रहा है, हाई रिस्क वाली स्कीम्स में वो निवेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा निवेशक है उसकी एज के हिसाब से या उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, ज्यादा जोखिम नहीं ले सकता, तो हो सकता है लो टू मॉडरेट वाली स्कीम में, ज्यादा डेट में लगा रहे होंगे वो पैसा, उस तरीके की स्कीम में वो ऑप्शन ले सकते हैं, उस तरीके की स्कीम्स में पैसा लगा सकते हैं। तो इस तरीके की अलग अलग रिस्क एपेटाइट को देखते हुए, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के साथ, अलग अलग रिस्क ऑब्जेक्टिव के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो कि अपने अलग ऑब्जेक्टिव्स को अलग तरीके के प्रोडक्ट्स में, एसेट क्लासेस में पैसा लगवाते हैं, ताकि आपका जो निवेशक का ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टर्स। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डूज एंड डोंट्स, अगर हम मार्केट में जा रहे हैं तो क्या हमारे पास चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। कि आप लोग अगर मार्केट में खरीदना बेचना चाहते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका फंड है या सिक्योरिटीज आपके अकाउंट में एक दिन के अंदर आ जाना चाहिए पे आउट डेट से। ये चीज बहुत जरूरी है, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो आप लोग को अपने ब्रोकर को बताना चाहिए। जो भी आपका पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आप दे रहे हैं तो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जो कि एक वॉलंटरी डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है देना, उसको भी आप लोगों को पढ़ के समझ के ही देना चाहिए। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जो भी आप खरीदते बेचते हैं उसके लिए आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है, सारी डिटेल्स उस पर होती है, वो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाना चाहिए। इसके अलावा आपका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है हर क्वार्टर में आप लोगों को कम से कम मिल जाना चाहिए, जिसमें सारी डिटेल्स होगी आपकी सिक्योरिटीज की।
आपके पास जो एक्सेस पैसा है वो ब्रोकर के अकाउंट में नहीं रखना चाहिए, उससे बचना चाहिए। एक्सेस पैसा नहीं हो जाए, ताकि सेटल हो जाना चाहिए आपका अकाउंट। इसके अलावा ब्रोकर है ये आपकी जो सिक्योरिटीज हैं, आपकी बिना नॉलेज के आपकी प्लेज नहीं होनी चाहिए। अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं और आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वही सिक्योरिटीज प्लेज हो सकती है। और वो ब्रोकर अगर उसको अपने लिए प्लेज करके कोई फंड वगैरह लेना चाहता है, उसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो ऐसा नहीं करे आपकी बिना जानकारी के। आप लोगों को अपनी बीआईएस स्लिप है, जो कि अगर सिक्योरिटीज वगैरह आपको ट्रांसफर करनी है उसके लिए होती है, या खरीदनी बेचनी है, तो वो डीआईएस स्लिप्स जो हैं अगर आपके पास हैं तो वो अपने पास ही होनी चाहिए। आपके पास वो साइंड या एम्प्टी किसी के पास भी रहनी नहीं चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जस्ट लाइक योर चेकबुक। आप लोगों को अपने सिक्योरिटीज बैलेंसेस को चेक कर लेना चाहिए, अपने डीमैट अकाउंट को रेगुलरली, जैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को चेक किया जाता है। और कोई ईमेल एसएमएस अगर आपको आता है, अलर्ट्स आते हैं, तो उसको भी आपको ध्यान से देख लेना चाहिए। और आपके मोबाइल नंबर को भी जो भी आपका है, जो आप यूज करते हैं, वही अपडेटेड होना चाहिए, ताकि उसी पे आपको एसएमएस अलर्ट्स आते रहें। कोई भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप्स, हॉट टिप्स पे कभी भी ये ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा इन सब पे, तो कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। और कोई किसी को किसी और की इन्वेस्टमेंट डिसीजन से आप लोगों को बिना सब सोचे समझे आप लोगों को कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। अपना खुद का ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि अगर अपना खुद का निवेश कर रहे हैं, आपका खुद का पैसा है आप लोगों का, तो उसको ध्यान से ही पैसा लगाना चाहिए। आप लोगों को जब भी ब्रोकर्स के पास जा रहे हैं या डीपी के पास जा रहे हैं, तो उसके बारे में सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं, सीधे ब्रोकर से या डीपी से भी प्राप्त कर सकते हैं। कितना चार्जेस लगेगा, कितना ब्रोकरेज है, कितना कमीशन है, इन सब चीजों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से। अपना जो पेमेंट है आप लोगों को सीधे बैंकिंग चैनल यानी कि चेक से ही करना है, कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं करनी चाहिए। अपना इंटरनेट ट्रेडिंग डिटेल्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और कोई एडवर्टाइजमेंट्स ब्लाइंडली कभी फॉलो नहीं करना चाहिए, या कोई मीडिया रिपोर्ट्स पे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। कोई एडवाइजरी को ऐसे फॉलो नहीं करना चाहिए। आप लोगों को अपने हकों के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। और जब भी आप निवेश करिए, तो अपने पूरी सोच समझ के द्वारा और पूरी अपनी जानकारी के द्वारा, होमवर्क के बाद ही अपना निवेश करना चाहिए। कोई इंपल्सिव एकदम से बाइंग या पैनिक सेलिंग कभी नहीं करनी चाहिए। और जो आपको अपना पैसा लगाना है मार्केट के अंदर, डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट में, आप लोगों को केवल सेबी के रजिस्टर्ड इंटरमीडिएटरी के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। और किसी तरीके की अनसोलिसिटेड इन्वेस्टमेंट टिप्स के अगेंस्ट में सावधान रहना चाहिए। सेबी का जो एक मैकेनिज्म है, स्कोर्स मैकेनिज्म, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, इसमें आप सीधे डायरेक्टली कंपनी के पास जा सकते हैं, अपने इंटरमीडियरी ब्रोकर्स के पास जा सकते हैं, डिपॉजिटरीज के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, और किसी भी इंटरमीडियरी से जिससे भी आपका शिकायत है, कंप्लेंट है, डायरेक्टली भी जा सकते हैं। लेकिन आप सेबी के पास डायरेक्टली भी आ सकते हैं। सेबी का जो मैकेनिज्म है, स्कोर्स का मैकेनिज्म, दैट इज SCORES, सेबी कंप्लेंट रिट्रेसल सिस्टम, ये 8 जून 2011 को लॉन्च हुआ था। और ये निवेशक को फैसिलिटी दे देता है, तो तरीका है कि जिसमें आप जाकर के खुद अपने रजिस्टर करके कंप्लेंट को आप दायर कर सकते हैं। उसके बाद उसको देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसा उसका क्या क्या स्टेज पे आपका कंप्लेंट पेंडिंग है, कब उसका रिजॉल्व हो रहा है, किसके पास पेंडिंग है। अभी इसी में सेबी ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया है, कदम लिया है, जिसमें सेबी ने सेबी सारथी करके एक वेब ऐप निकाला है, जो कि ऐप आप लोग अपने मोबाइल्स पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के द्वारा आप लोगों को सारी सेबी के बारे में, सेबी के जो एजुकेशन प्रोग्राम्स है उसके बारे में, सेबी के बारे में, और भी ग्रीवियंस कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, ये स्कोर्स के बारे में भी आप लोगों को सारी जानकारियां काफी हद तक प्राप्त हो जाती है। ये वाला जो मोबाइल ऐप है, ये आप लोगों के बोथ iOS और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म्स पे डाउनलोड कर सकते हैं आप।
इसके अलावा इंफॉर्मेशन हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी है उस ऐप में। वैसे सेबी की जो इन्वेस्टर वेबसाइट है वो यहाँ दी गई है। सेबी के जो टोल फ्री नंबर्स हैं उन पे भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। जो सेबी का ऑफिस टाइमिंग से मंडे टू फ्राइडे, या सेबी को आप ईमेल द्वारा भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपकी जनरल क्वेरी है या कोई इन्वेस्टर को असिस्टेंस लेनी है। सेबी के जो ऑफिसेज हैं, सेबी के जो लोकल ऑफिसेज या रीजनल ऑफिसेज हैं, 4 रीजनल ऑफिसेज हैं, बाकी करीब 20 लोकल ऑफिसेज हैं, उनको भी आप सेबी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। वहां पर डायरेक्टली भी जा सकते हैं और उनके ईमेल आईडी पे भी आप कोई भी जानकारी उनसे प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप वो इसलिए खुले हुए हैं ताकि वो सेबी जाकर के छोटे छोटे रिमोट एरियाज में या सिटीज में भी जाकर के, सिटी टाउन्स में निवेशक के पास पहुंच करके उनकी ग्रीवेंसेस को देख सके या उनके बारे में उनको ज्यादा असिस्ट कर सके, हेल्प कर सके। आई थिंक इसके बाद आई थिंक मैं अपने उद्बोधन को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा और मैं आगे आने वाले प्रस्तुतकर्ता को देना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू नवीन सर, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड किया है रेगुलेटरी तौर पे। मैं अभी आमंत्रित करना चाहूँगा करण धमीजा जी को, एनएससी से। करण जी, हेलो हेलो करण जी, हेलो करण जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी धन्यवाद मिस्टर वर्मा। एक्चुअली आई वाज नॉट एबल टू अनम्यूट माई सेल्फ, सो नाउ आई कैन एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, क्लियरली ऑडिबल, प्लीज स्टार्ट कीजिए। Okay, okay, yes. I would like to share my screen here, and once it is visible, please confirm. Sure. Is it visible? Yes. Okay. Good afternoon, everyone. यहाँ पर मैं आप सभी को सिक्योरिटी मार्केट में शेयर्स कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे बेचे जाते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध करवाऊंगा। यहाँ पर जो हमारा फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा वो 8 टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसमें आपको फर्स्ट रहेगा ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में जानकारी रहेगी। सेकंड रहेगा डॉक्यूमेंट्स इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट में ओपनिंग फॉर्म्स रहेंगे उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। थर्ड रहेगा मोड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू ट्रेड। सॉरी करण जी, आई थिंक आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, आप देख लीजिए। आपका स्क्रीन अभी मुझे भी विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, थैंक यू। एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर लीजिए करण जी। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। Is it visible now? Yes, it is visible. Okay, thanks Mr. Verma. So I'm continuing with my slides. यहाँ पर जो फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशन रहेगा वो 8 टॉपिक्स को कवर करेगा, जिसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के बारे में, एंड सेकंड टॉपिक रहेगा डॉक्यूमेंट्स इन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एंड थर्ड विल बी कवरिंग मोड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स टू ट्रेड के बारे में जानकारी रहेगी। फोर्थ टॉपिक रहेगा कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में, एंड फिफ्थ जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हाउ टू सेटल बाय एंड सेल ट्रेड। सिक्स टॉपिक रहेगा पेमेंट ऑफ मार्जिन। सेवन टॉपिक के अंदर आपको अर्ली पेन के बारे में जानकारी दी जाएगी, एंड लास्ट एंड 8 टॉपिक रहेगा हमारा ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में। हम स्टार्ट करते हैं कि अकाउंट ओपन करते टाइम, ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट ओपन करते टाइम में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहती है। फर्स्ट रहता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर पैन कार्ड डॉक्यूमेंट रहता है, जो परमानेंट अकाउंट नंबर जिसे हम बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट भी रहता है, एंड एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी वो यूज हो सकता है। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस के भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं,
इन जो बिलो दिए गए हैं उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट हम प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं, जिसमें वोटर आईडी कार्ड रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस रहता है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस यूज हो सकते हैं। एंड प्रूफ ऑफ इनकम के लिए बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और लेटेस्ट डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस, एज अ प्रूफ ऑफ इनकम। एंड लास्ट वन यूटिलिटी बिल्स, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये भी प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज हो सकते हैं। एंड केवाईसी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो वन टाइम प्रोसेस डॉक्यूमेंट रहते हैं, बिकॉज केवाईसी नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट जो रहते हैं ना, वो आप जब भी केवाईसी कंप्लीट करेंगे ना, तो वो केआरए, जिसे हम केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसी बोलते हैं, उनके यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव्ड रहते हैं। तो जब भी आप अगर किसी और ब्रोकर के यहाँ पर या फिर डीपी के यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली वहाँ पर पेज हो जाते हैं। दैट्स वाई हम केवाईसी को वन टाइम प्रोसेस ही बोलते हैं। एंड इन द नेक्स्ट स्लाइड हम देखेंगे कि यहाँ पर जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म रहते हैं उसमें क्या क्या कवर होता है। फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर आपकी बेसिक जानकारी रहती है। बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, आपका बर्थ डेट, आपका एज और आपका पैन कार्ड, ये सब बेसिक डिटेल्स उसमें कवर्ड रहती है, जिसके अंदर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी फर्स्ट 2 पेजेस में रहती है। इसके बाद में रहता है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स का सेशन। इसके अंदर 5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड रहते हैं। फर्स्ट रहता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स एंड इन्वेस्टर। सेकंड रहता है यूनिफॉर्म रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स। थर्ड रहता है डूज एंड डोंट्स फॉर ट्रेडिंग ऑन एक्सचेंजेस। फोर्थ रहता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक ब्रोकर। एंड फिफ्थ वन इज टैरिफ शीट। इसमें से जो स्टार्टिंग फर्स्ट 3 जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो यूनिफॉर्मली, मतलब मोर और लेस सभी स्टॉक ब्रोकर्स के सामने के साथ में सेम ही यूज होते हैं, फर्स्ट 3 डॉक्यूमेंट्स। एंड द फोर्थ एंड फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ स्टॉक ब्रोकर है। ये डॉक्यूमेंट किसी भी इन्वेस्टर को केयरफुली एंड थोरोली रीड करना चाहिए कि उसमें स्टॉक ब्रोकर की क्या क्या पॉलिसीज है। जैसे रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज रहती हैं स्टॉक ब्रोकर की, इस बारे में जानकारी जो रहती है वो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर वाले सेक्शन में आपको पूरी तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी, और ये इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। फिफ्थ डॉक्यूमेंट जो रहता है वो रहता है टैरिफ शीट। इस टैरिफ शीट के अंदर स्टॉक ब्रोकर्स के क्या क्या ब्रोकरेज चार्जेस रहेंगे वो सब कवर्ड रहते हैं। वो सारे चार्जेस सेगमेंट वाइज एंड एक्सचेंजेस वाइज सभी तरीके से वहाँ पर कवर्ड रहते हैं। जैसे सेगमेंट वाइज में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर क्या क्या चार्जेस रहेंगे वो कवर्ड रहते हैं, बिकॉज फ्यूचर्स के अंदर परसेंटेज वाइज टैरिफ चार्जेस रहते हैं एंड ऑप्शंस के अंदर लॉट वाइज चार्जेस रहते हैं। तो ये सारी जानकारी वहाँ उपलब्ध कराई जाती है। एंड इसके बाद आता है वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स। वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स रहते हैं 4 तरीके के वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है सबमिट करना, या फिर इन पे आपको टिक मार्क करने का आवश्यकता नहीं रहता है, लेकिन एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वेस्टर अपनी इच्छा से इन पे एडिशनल सर्विसेज यूज करने के लिए वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स पे टिक कर सकता है। इसमें फर्स्ट जो वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट रहता है वो रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन का रहता है। किसी भी इन्वेस्टर को बिल टू बिल सेटलमेंट, मतलब इमीडिएट हमेशा सेटलमेंट कराने का अगर इच्छा नहीं है, तो रनिंग अकाउंट ऑथराइजेशन का सिलेक्शन कर सकता है। इसके बाद आता है सेकंड पावर ऑफ अटॉर्नी। जैसा कि पावर ऑफ अटॉर्नी एक क्रूशियल डॉक्यूमेंट है, तो इस डॉक्यूमेंट को अगर कोई इन्वेस्टर अपनी इच्छा से अगर टिक करना चाहता है तो इसे ऑप्ट कर सकता है। दिस इज ऑल्सो वॉलेंट्री। एंड थर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट डिक्लेरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट अगर किसी भी इन्वेस्टर को अगर ईसीएन जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चाहिए, तो उसका डिक्लेरेशन वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट्स में करना पड़ता है, तभी उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट की उपलब्धता कराई जाती है। एंड द फोर्थ वॉलेंट्री डॉक्यूमेंट आता है, इसमें ईमेल्स एंड एसएमएस के ऊपर जो भी अलर्ट्स आते हैं ना उसका सिलेक्शन करना रहता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डायरेक्टली इन्वेस्टर से डायरेक्टली ट्रेडिंग मेंबर से इन्वेस्टर के पास में अगर जाना है तो इसका कंसेंट पहले देना रहता है, क्योंकि ये सारी जानकारी आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर दी जाएगी। तो इसका सिलेक्शन करना इज ऑल्सो वॉलेंट्री। जो भी इन्वेस्टर इसका सिलेक्शन करेगा तो उनको ये जानकारी ईमेल और एसएमएस पर उपलब्ध कराई जाएगी थ्रू द ट्रेडिंग मेंबर। एंड आई वुड लाइक टू टेक यू थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ।
हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे मोड्स ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर टू ट्रेड। अब प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करने के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। फर्स्ट मोड रहता है कि इन्वेस्टर डायरेक्टली ब्रोकर के ऑफिस में जाके और ऑर्डर प्लेस करे थ्रू द ऑर्डर इंस्ट्रक्शन स्लिप, और ब्रोकर के ऑफिस में जाकर इन्वेस्टर को वहां पर ऑर्डर इंस्ट्रक्शन स्लिप पे साइन करना रहता है, वहां पर सारी जानकारी पुट होती है और अपना साइन वहां पर किया जा सकता है। तो ये पहला तरीका होता है ऑर्डर प्लेस करने का। सेकेंड तरीका होता है कोई भी इन्वेस्टर अपने डेजिग्नेटेड अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ट्रेडिंग मेंबर के डेजिग्नेटेड मोबाइल नंबर पर कॉल करके और उनको अपने ट्रेड के बारे में बताया कि हमें इन सिक्योरिटीज का या किस तरीके का ट्रेड करना है। तो ये भी एक तरीका है फोन कॉल के थ्रू अपना ट्रेड प्लेस करने का। तीसरा तरीका है स्टॉक ब्रोकर का जो डेजिग्नेटेड ईमेल आईडी है उस पर ईमेल करके इन्वेस्टर अपना ट्रेड प्लेस करवा सकता है। फोर्थ तरीका है स्टॉक ब्रोकर की वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है या ट्रेड लिया जा सकता है, ये फोर्थ तरीका है। एंड इन चार तरीके के अलावा अगर स्टॉक ब्रोकर के पास में अपना खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है तो उस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है। सो देर आर टोटल 5 मोड्स ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर। एंड इन सब के अंदर अगर आप जब भी ऑर्डर अगर कंप्लीट करते हैं ना तो उस ऑर्डर की जानकारी आपको एसएमएस या ईमेल पर तभी आपको दी जाएगी जब आपने अपना रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर अपने ब्रोकर के साथ में रजिस्टर करवा रखा है। एंड दिस इज एडवाइजेबल कि ये जानकारी आपके ट्रेडिंग मेंबर के पास में होनी चाहिए ताकि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं, इन्वेस्टर जो भी ट्रेड ले रहा है उसकी सही सही जानकारी पूरी जानकारी एसएमएस एंड ईमेल के थ्रू इन्वेस्टर को उपलब्ध हो। इसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है। जब भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है या कोई ट्रांजैक्शन कंप्लीट करता है तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट में कैप्चर होती है। एंड ये कॉन्ट्रैक्ट नोट ट्रेडिंग मेंबर अपने इन्वेस्टर को सेंड करता है। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट नोट में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी रहती है तो इन्वेस्टर का ये राइट है, ये ऑब्लिगेशन है कि वो इमीडिएटली अपने स्टॉक ब्रोकर को बताए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या डिस्क्रिपेंसी है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या क्या कवर्ड रहता है इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। इसमें डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन से रिलेटेड सारी जानकारी कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर होती है। इसमें समय, किस दिन पर वो ट्रेड लिया गया था, किस प्राइस पे लिया गया था, किस क्वांटिटी पे लिया गया था, ट्रेड का आईडी क्या था, क्या क्या चार्जेस उस पर लेवी हुए हैं, उन सब की जानकारी कॉन्ट्रैक्ट नोट पे रहती है। अब कॉन्ट्रैक्ट नोट कब इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे भी ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, कंप्लीट होता है, उसके 24 घंटे के अंदर ट्रेडिंग मेंबर अपने इन्वेस्टर को कॉन्ट्रैक्ट नोट उपलब्ध करवाता है विद इन 24 आवर्स। और ये कॉन्ट्रैक्ट नोट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इन्वेस्टर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजा जाता है। एंड इन्वेस्टर अगर चाहे तो फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट के लिए भी ऑप्ट कर सकता है एंड अपने ट्रेडिंग मेंबर से मांग कर सकता है। इसके साथ साथ में क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज भी ट्रेडिंग मेंबर के द्वारा अपने इन्वेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है। अब हम मार्केट में जो ये सिक्योरिटीज का खरीदना और ये जो बेचना होता है इनको सेटल कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देखेंगे। इसमें सबसे पहले जो टॉपिक कवर होता है वो है पेइंग ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब पेइंग ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज क्या होता है। ब्रोकर के अकाउंट से एक्सचेंज के अकाउंट में जब फंड्स एंड सिक्योरिटीज ट्रांसफर होती है इस एक्टिविटी को बोला जाता है पेइंग ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब फंड्स एंड सिक्योरिटीज को जो ट्रांसफर करने का समय है, सेटलमेंट साइकिल है, वो कितने कितने पीरियड की है। ये केस सेगमेंट के अंदर T+2 डे का होता है। T+2 डे का मतलब होता है ट्रेड प्लस 2 डेज। एंड डेरिवेटिव सेगमेंट में ही ये समय T+1 डे का हो जाता है। T+1 डे मीन्स ट्रेड प्लस 1 डे। एंड स्टॉक मार्केट में जो भी फंड्स का जो लेन देन होता है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही होना चाहिए, जैसे कि NEFT, RTGS या फिर चेक के माध्यम से होना चाहिए। बिकॉज कैश डीलिंग इन स्टॉक मार्केट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। कैश के अंदर नगद का लेन देन वर्जित है स्टॉक मार्केट के अंदर। सो everyone should follow this NEFT, RTGS और check process in the stock market. Now we will be learning payout of funds and securities. Stock market में payout of funds and securities क्या होता है। अब ब्रोकर के अकाउंट से फंड्स एंड सिक्योरिटीज का लेन देन क्लाइंट के अकाउंट में ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज बोलते हैं। जैसा कि T+2 डे एंड T+1 डे पे जैसे ही
ब्रोकर के अकाउंट से एक्सचेंज के अकाउंट में, एक्सचेंज से के अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में जैसे ही सिक्योरिटीज एंड फंड्स ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद में ब्रोकर के अकाउंट से क्लाइंट के अकाउंट में जाने के लिए ये समय 24 घंटे का और दिया जाता है। स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट से जब भी शेयर्स इन्वेस्टर के अकाउंट में जाएंगे तो वो 24 घंटे के अंदर वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसे बोलते हैं हम पे आउट ऑफ फंड्स एंड सिक्योरिटीज। अब हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पर इसमें काउंटर पार्टी गारंटी क्या होता है। काउंटर पार्टी गारंटी, इसमें जब भी कोई इन्वेस्टर परचेज और सेल करता है सिक्योरिटीज का, इस केस में कोई अपोजिट पार्टी होता है जो सेम क्वांटिटी को आइदर बाय करता है अगर किसी इन्वेस्टर ने सेल किया है तो, या फिर अगर किसी इन्वेस्टर ने परचेज किया है तो काउंटर पार्टी विल बी सेलिंग सम सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटीज। तो ऐसे केस में अगर काउंटर पार्टी अगर उस सेटलमेंट का पैसा अगर सेटल नहीं करता है तो ऐसे केस में ट्रेडिंग मेंबर के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाता है कि उस फंड्स को सेटल किया जाए। इस केस में अगर ट्रेडिंग मेंबर भी डिफॉल्ट करता है एंड पेमेंट नहीं करता है तो ऐसे केस में ट्रेडिंग मेंबर का जो क्लियरिंग मेंबर होता है उसके ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाती है सेटलमेंट करने का। एंड अगर क्लियरिंग मेंबर भी अगर ये फंड सेटल नहीं करता है तो आखिरी में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, एक्सचेंज का जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है ना, उनका सेटलमेंट गारंटी फंड देता है, उससे ये पैसा इन्वेस्टर को मिलता है। सो दिस वाज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट काउंटर पार्टी गारंटी। Now we will be seeing payment of margin. Payment of margin से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि मार्जिन क्या होता है। किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले, ट्रेड को लेने से पहले एक तरीके का डिपॉजिट अमाउंट इन्वेस्टर को अपने ट्रेडिंग मेंबर के पास में जमा करना होता है। उस फंड्स को बोला जाता है मार्जिन। अब मार्जिन का पेमेंट कैसे किया जाता है? अब मार्जिन का जो पेमेंट होता है वो ऑर्डर प्लेस करने से पहले इन्वेस्टर को अपने ट्रेडिंग मेंबर को करना रहता है। इस केस में मार्जिन को किस तरीके से पे किया जा सकता है? इन्वेस्टर या तो पैसा मनी के थ्रू दे सकता है या सिक्योरिटीज के रूप में दे सकता है या दोनों तरीके से मार्जिन का पेमेंट कर सकता है। अब ये इसमें एक और आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो मार्जिन का जो पेमेंट होता है ना, वो हमेशा परसेंटेज बेसिस पर होता है। एंड इस परसेंटेज का जानकारी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर कोई भी इन्वेस्टर एनएससी से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ट्रेड करना चाहता है तो मार्जिन की जानकारी एनएससी की वेबसाइट से मिल जाएगी। और अगर कोई इन्वेस्टर अगर बीएससी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म से अगर करना चाहता है ट्रेड तो उनको वहां से मार्जिन का जानकारी मिल जाएगा। अगर किसी भी इन्वेस्टर को अगर मार्जिन का पेमेंट सिक्योरिटीज फॉर्म में करना है तो सिक्योरिटीज के फॉर्म में पेमेंट करने से पहले उन्हें अपने ब्रोकर के साथ प्लेज करना पड़ता है। तो सिक्योरिटीज को भी एज अ फॉर्म ऑफ मार्जिन यूज किया जा सकता है। अब ये बाय वे ऑफ प्लेज का मतलब क्या है? इसमें किसी भी इन्वेस्टर को अपने ब्रोकर के साथ में मार्जिन पे करने के लिए एज अ प्लेज करना पड़ता है विच इज in the favor of stock broker, so they can pay this margin in the form of securities also। और इस मार्जिन का पेमेंट करने के लिए इन्वेस्टर के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, वन टाइम पासवर्ड। वो वन टाइम पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करके और मार्जिन का पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज किया जा सकता है। नाउ वी विल बी सीइंग कि मार्जिन का जो पेमेंट है सिक्योरिटीज के रूप में कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर जो स्लाइड पर जो जानकारी दी गई है, दिस इज इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, 2020। सितंबर 1, 2020 से इन्वेस्टर मार्जिन का पेमेंट इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं। इस केस में प्लेज एंड रिप्लेज मैकेनिज्म आ चुका है इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, 2020। एंड ये जो सिक्योरिटीज प्लेज की जाती है स्टॉक ब्रोकर के फेवर में की जाती है। अर्लियर सितंबर 1, 2020 से पहले दो मेथड्स हुआ करती थी जिसमें सिक्योरिटीज का पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन कैसे किया जाता था। इसमें फर्स्ट मेथड था कि इन्वेस्टर को फर्स्ट अपने स्टॉक ब्रोकर को अपनी सिक्योरिटीज स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता था, एंड सेकेंड थ्रू द पावर ऑफ अटॉर्नी। बट इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर 1, 2020 दिस
pledge and repledge mechanism has come into practice and securities अब stock broker के favor में pledge होती है and then they can investor can pay margin in the form of securities. अब मार्जिन प्लेज के लिए किस तरीके से इन्वेस्टर अपने कैसे उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है? सबसे पहले इन्वेस्टर को अपने स्टॉक ब्रोकर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है दैट दे वांट टू अवेल मार्जिन प्लेज सिक्योरिटीज के ऊपर। अब ये इंस्ट्रक्शंस कैसे दिए जा सकते हैं? फर्स्ट, फिजिकल फॉर्म में वो जानकारी लिखकर एंड अपने इन्वेस्टर को वो दिया जा सकता है एंड ट्रेडिंग मेंबर को दिया जा सकता है एंड उनको ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं थ्रू फिजिकल फॉर्म। सेकंड, इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक भी दिए जा सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रॉनिक करना चाहता है तो NSDL की वेबसाइट पर स्पीड ई पोर्टल पर जाकर अपने डीमेट अकाउंट नंबर एंड पैन नंबर के थ्रू वहाँ पर रजिस्टर करके एंड वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं। एंड सेम अगर कोई CDSL की वेबसाइट पे करना चाहता है तो इजी एंड ईजीएस पोर्टल पर जाकर वहाँ पर रजिस्टर कर सकता है। अब ये प्लेज किसके फेवर में होता है? ये जो शेयर्स प्लेज होते हैं वो किसके फेवर में होते हैं? ये एक स्पेशली डेजिग्नेटेड डीमेट अकाउंट होता है स्टॉक ब्रोकर के। ये शेयर्स उस डेजिग्नेटेड अकाउंट के फेवर में प्लेज होता है। अब इस अकाउंट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो ये नॉर्मली ये जो डीमेट अकाउंट होते हैं वो TM क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट के नाम से रहते हैं या फिर TMCM क्लाइंट सिक्योरिटीज मार्जिन प्लेज अकाउंट के नाम से रहते हैं। नाउ वी विल बी सीइंग अर्ली पेन क्या होता है। जैसा कि हम नेम से समझ सकते हैं, अर्ली पेन जो पे इन अर्ली हो रहा है। जैसे कि हमने इससे पहले स्लाइड्स में देखा था कि सेटलमेंट साइकिल T+2 डेज रहता है कैश सेगमेंट में एंड T+1 डे रहता है डेरिवेटिव सेगमेंट में। अगर कोई भी इन्वेस्टर T+2 डे से पहले या फिर T+1 डे से पहले अगर सेटलमेंट करना चाहता है तो उसे अर्ली पेइन कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि व्हेन इन्वेस्टर पेज फंड्स एंड डिलीवर्स शेयर्स बिफोर दिस डेजिग्नेटेड टाइम, जो T+2 डे का टाइम है एंड T+1 डे का टाइम है, उस टाइम से पहले अगर कोई पेइन करना चाहता है तो उसे अर्ली पेइन बोला जाता है। एंड अगर कोई भी इन्वेस्टर अगर अर्ली पेइन करता है तो उन्हें मार्जिन का पेमेंट करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। Now we will be going through this slide investor grievance redressal। अब किसी भी इन्वेस्टर को अगर कुछ भी डिस्प्यूट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ स्टॉक ब्रोकर के साथ में तो वो उसे कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इन्वेस्टर के पास में ये एक तरीके का हक है जिसे हम राइट ऑफ इन्वेस्टर भी बोलते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या इफ दे हैव सम डिस्प्यूट सो दे कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देयर स्टॉक ब्रोकर अबाउट एनी ट्रांजेक्शन, या फिर जैसा कि उन्हें कभी किसी भी इन्वेस्टर को कुछ किसी भी जानकारी के बारे में अगर नहीं पता या कुछ डिस्प्यूट है तो वो अपने स्टॉक ब्रोकर से उस जानकारी के बारे में पूछ सकते हैं। और अगर किसी ट्रांजेक्शन के लिए अगर उन्होंने ट्रेडिंग मेंबर को ऑथोराइज नहीं किया है तो उस बारे में भी अपने स्टॉक ब्रोकर से जानकारी ले सकते हैं। एंड ऐसे केसेस के अंदर स्टॉक ब्रोकर को कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक ब्रोकर को डायरेक्टली कंप्लेन भी लिख सकता है एंड उस कंप्लेन की करस्पॉन्डेंस कॉपी अपने पास में रिटेन कर सकता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड अगर ऐसे केसेस में अगर ट्रेडिंग मेंबर के खिलाफ अगर कोई भी कंप्लेन अगर रजिस्टर हुई है और अगर ट्रेडिंग मेंबर ने उसको रिजोल्व नहीं किया है उस प्रॉब्लम को, तो इन्वेस्टर सीधे स्टॉक एक्सचेंज को भी अप्रोच कर सकता है एंड अपना कंप्लेन फाइल कर सकता है। एंड अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी अगर इन्वेस्टर को सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, उनके प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो इन्वेस्टर डायरेक्टली सेबी स्कोर्स पर वो कंप्लेंट दायर कर सकता है। वहाँ पर सेबी स्कोर्स को हम फुल फॉर्म है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। लास्ट में हम देखेंगे कंप्लेंट्स एट एक्सचेंज कैन बी फाइल्ड बाय इन्वेस्टर वाया, किस तरीके से कोई भी इन्वेस्टर कंप्लेन कैसे दायर कर सकता है एक्सचेंज में। फर्स्ट है ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द एक्सचेंज। एक्सचेंज के ऑनलाइन पोर्टल पर कोई भी इन्वेस्टर अपना कंप्लेंट दायर कर सकता है। जैसा कि एक्सचेंज का पोर्टल है नाइस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का पोर्टल नाइस है एंड सेबी का स्कोर्स करके है। सो दिस आर दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द एक्सचेंजेस। एंड सेकेंड, ईमेल के थ्रू भी इन्वेस्टर अपनी कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं।
जैसा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ईमेल आईडी है ig@nse.co.in एंड सेम सेबी का ईमेल आईडी है scores@sebi.gov.in। ईमेल के थ्रू भी इन्वेस्टर अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। तीसरा फॉर्म है फिजिकल लेटर एट एनी इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। जैसा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ओवर 20 इन्वेस्टर सर्विस सेंटर्स है, वहाँ पर जहाँ पर भी फिजिकल लेटर देकर इन्वेस्टर अपना कंप्लेंट दायर करवा सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन इज कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड बाय इन्वेस्टर एट द नियरेस्ट इन्वेस्टर सर्विस सेंटर। इन चार ऑप्शंस के बाद में अगर इनकेस अगर कोई भी अगर कंप्लेंट दायर करने के बाद में भी अगर कोई भी इन्वेस्टर स्टॉक एक्सचेंज के रेजोल्यूशन से अगर एग्रीड है तो इन्वेस्टर डायरेक्टली अप्रोच कर सकता है इन्वेस्टर ग्रीवेंस रेजोल्यूशन पैनल, जिसे हम IGRP बोलते हैं। दिस इज एन इंडिपेंडेंट कमिटी ऑफ द एक्सचेंज। एंड अगर IGRP के रिजोल्यूशन के बाद में भी कोई इन्वेस्टर एग्रीड है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो इन्वेस्टर कैन डायरेक्टली अप्रोच आर्बिट्रेशन फॉर देयर रिजोल्यूशंस। So audience, this were the last slide of mine. I would like to invite now Mr. Verma for taking it forward. So over to you, Mr. Verma. थैंक यू करण धमेचा जी, आपने काफ़ी अच्छा इंसाइट प्रोवाइड किया हमें हमारे पार्टिसिपेंट्स को एक्सचेंज के माध्यम से। थैंक यू। Thank you so much. अभी मैं संदीप वर्मा NSDL की तरफ से मैं डिपॉजिटरी जो सर्विसेज मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूँगा। क्या कोई मुझे कंफर्म कर सकता है कि आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? करण? Yes, Mr. Verma. Yes, it is visible. थैंक यू करण जी। Yes. तो मेरा आज का प्रेजेंटेशन का फ्लो होगा जहाँ पे मैं आपको डीमैट अकाउंट किस तरह से आप अपने डीमैट अकाउंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। BSD है, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। उसके बाद कुछ सर्विसेज हैं डिपॉजिटरीज की, वो आप किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से, इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं। ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, प्लेज क्या होता है, व्हाट इज प्लेज, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट, उसको कैश भी कहा जाता है, प्लस इन्वेस्टर ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म जो दो डिपॉजिटरी की तरफ से बनाई गई है, इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। सो आगे बढ़ते हुए डीमैट अकाउंट। जैसे कि आप सभी को पता है कि NSDL ये भारत की सबसे पहली डिपॉजिटरी है, और हमारा जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है नेटवर्क, ये करीब 289 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं आप सभी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे नेटवर्क डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के जो नेटवर्क है पैन इंडिया, दैट इज इनके ब्रांच ऑफिसेज हैं। इनफैक्ट 90% ऑफ द पिन कोड इंडिया के यहाँ पे हमारे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के ऑफिसेज हैं, जहाँ पे आप वॉक इन करके भी आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। साथ ही साथ eKYC के माध्यम से भी आप अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवा सकते हैं। अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक तरफ से मैं कहूँगा कि एजेंट के तौर पे काम करते हैं डिपॉजिटरीज की। जैसे कि भारत में दो डिपॉजिटरी हैं, NSDL और CDSL, जहाँ पे आप अपना डीमैट